मैं आगे जा रहा हूँ। ये शब्द फिलीपींस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कार्लोस रोमुलो के थे। जब छात्रों ने उनसे पूछा कि वो वामपंथी हैं या दक्षिणपंथी, तो उनका बस यही जवाब था। एक छोटा सा जवाब, पर इसमें एक बहुत गहरी सोच छिपी है कि असली प्रगति किसी वाद या किसी एक तरफ झुकने से नहीं, बल्कि बस आगे बढ़ने से होती है। और आज हम प्रगति और समृद्धि के इसी रास्ते पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख है जो उदारवाद, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण के बीच के रिश्ते को बहुत दिलचस्प तरीके से समझाता है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस लेख में जो तर्क दिए गए हैं उन्हें परत दर परत खोला जाए और ये भी समझा जाए कि उदारवादी आर्थिक सिद्धांत क्या है और वे समाजवादी मॉडल से कैसे अलग है। ये विषय उन सभी के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विचारधाराओं जैसे मुख्य विषयों से सीधे तौर पर जुड़ा है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम उदारवाद या लिबरलिज्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन इस लेख के संदर्भ में इसका असल मतलब क्या है? यह बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि उदारवाद शब्द का इस्तेमाल आज कई अलग अलग तरीकों से होता है। लेख हमें इस शब्द की जड़ों तक ले जाता है और हॉबहाउस जैसे महान ब्रिटिश उदारवादियों का जिक्र करता है। उनके विचार को अगर हम आसान भाषा में समझें तो उदारवाद इस विश्वास पर टिका है कि अगर लोगों को अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी दी जाए तो समाज मजबूत बनता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। क्या? कि स्वतंत्रता सिर्फ व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की जरूरत है। ये सोचने का एक अलग नजरिया है। हम अक्सर स्वतंत्रता को एक व्यक्तिगत हक के तौर पर देखते हैं, मेरी आजादी। लेकिन इसे समाज की जरूरत कहना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं सोचने के लिए, सवाल करने के लिए, नए काम शुरू करने के लिए, तो वे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं। और जब लाखों लोग ऐसा करते हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। हाँ, पूरा समाज आगे बढ़ता है। नए आविष्कार होते हैं, कला पनपती है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है। एक बंधा हुआ समाज जहां हर कोई एक ही ढर्रे पर सोचने को मजबूर हो, वो कभी इतनी तरक्की नहीं कर सकता। तो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता अंत में पूरे समाज के लिए फायदेमंद हो साबित होती है। इसीलिए ये एक सामाजिक जरूरत है। प्रोफेसर पार्किंसन का भी एक जिक्र है जो कहते हैं कि लिबरल होने का मतलब है स्वतंत्रता और राजनीतिक जिम्मेदारी के मामले में उदार होना, खुले दिल वाला होना। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी दार्शनिक बुनियाद। लेकिन यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इन सिद्धांतों को जमीन पर यानी अर्थव्यवस्था पर लागू करते हैं। लेख के वाक्य कहता है कि इसका नतीजा है एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। पर यह सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था से असल में क्या मतलब है? लेख के मुताबिक इसके दो मुख्य स्तंभ हैं। पहला है सीमित सरकार। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार का कोई काम ही नहीं है या कोई नियम कानून नहीं होंगे। नहीं, नियम जरूरी हैं, लेकिन सरकार की भूमिका एक रेफरी की तरह होनी चाहिए जो ये देखे कि खेल नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। अच्छा, मतलब सरकार को खुद एक खिलाड़ी बनकर हर चाल को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, सामाजिक नियंत्रण जरूरी है, पर वो न्यूनतम होना चाहिए ताकि लोगों को अपना काम करने की ज्यादा से ज्यादा आजादी मिले। और दूसरा स्तंभ जो शायद हम सबकी जिंदगी से और भी ज्यादा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, दूसरा स्तंभ है उपभोक्ता ही राजा है। कंज्यूमर इज किंग। जी, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि देश में क्या बनेगा, कितनी मात्रा में बनेगा और किस क्वालिटी का बनेगा, ये फैसला दिल्ली में बैठा कोई योजना आयोग या कुछ अधिकारी नहीं लेंगे। तो फिर कौन लेगा? ये फैसला हम और आप जैसे करोड़ों उपभोक्ता लेंगे जब हम बाजार में जाकर अपनी मेहनत की कमाई से कोई चीज खरीदते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। एक आम आदमी जिसकी जेब में शायद कुछ 100 या 1000 रुपए हैं, वो भला देश के बड़े बड़े उत्पादन के पैटर्न को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये असल में काम करता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। लेखक इसे बाजार के मतपत्र के एक शानदार उदाहरण से समझाता है। बाजार का मतपत्र? हाँ, सोचिए, राजनीतिक चुनाव में हम 5 साल में एक बार वोट डालकर अपनी पसंद बताते हैं। सही बात है। लेकिन बाजार में हम हर दिन हर घंटे वोट डालते हैं। जब आप एक ब्रांड का साबुन छोड़कर दूसरा खरीदते हैं तो आप पहले ब्रांड के खिलाफ और दूसरे के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। जब लाखों लोग ऐसा करते हैं तो पहली कंपनी को या तो अपना प्रोडक्ट सुधारना पड़ता है या फिर उसका उत्पादन बंद हो जाता है। अच्छा, यानी हमारा हर छोटा मोटा खर्च एक सिग्नल की तरह काम करता है। एकदम सही।
और ये सिस्टम 2 इंजनों पर चलता है। कौन से? पहला है लाभ का उद्देश्य और दूसरा है मांग और आपूर्ति का कानून। कोई भी उद्योगपति समाज सेवा के लिए फैक्ट्री नहीं लगाता। वो मुनाफे के लिए काम करता है ना। जाहिर है। और मुनाफा उसे तभी होगा जब वो ऐसी चीज बनाएगा जिसे लोग खरीदना चाहते हैं, यानी जिसकी मांग है। इस तरह देश के सबसे बड़े पूंजीपति को भी एक आम इंसान की पसंद और जरूरत के सामने झुकना पड़ता है। उसका पूरा कारोबार इसी पर टिका है। यही है उपभोक्ता की संप्रभुता। बिल्कुल। ठीक है, तो ये उपभोक्ता ही राजा है वाला मॉडल सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन उस दौर में जब ये लेख लिखा गया, इसका एक बहुत बड़ा वैचारिक दुश्मन था, समाजवादी मॉडल। और लेख इन दोनों के बीच जो तुलना करता है वो जमीन आसमान का फर्क दिखाती है। हाँ, और ये तुलना बहुत सीधी और कह सकते हैं तीखी है। लेख के अनुसार समाजवादी मॉडल में इसका ठीक उल्टा होता है। वहाँ मॉस्को या दिल्ली में बैठे 5, 10 या 15 लोग ये तय करते हैं कि देश की जनता क्या पहनेगी, क्या खाएगी और किस तरह की गाड़ी चलाएगी। मतलब कुछ गिने चुने लोग तय करता है। लेख में ये दावा किया गया है कि ये बात मॉस्को में 100% और उस समय के भारत में 40% तक सच थी। दिलचस्प बात यह है कि लेख इस मॉडल को समाजवाद कहने से भी परहेज करता है। वो इसे स्टेट कैपिटलिज्म या एक फ्रांसीसी शब्द एतातिज्म कहना ज्यादा सही समझता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेखक का तर्क है कि यहाँ असल में उत्पादन के साधनों पर समाज का नहीं बल्कि राज्य का कब्जा होता है। कुछ सरकारी अधिकारी ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं, जो एक तरह से राज्य के नाम पर पूंजीपति बन जाते हैं। अच्छा। तो ये मूल रूप से केंद्रीय योजना बनाम बाजार संचालित अर्थव्यवस्था का टकराव है। एक तरफ कुछ लोगों द्वारा लिए गए फैसले हैं, दूसरी तरफ करोड़ों लोगों द्वारा हर रोज लिए जाने वाले फैसले। और इस टकराव के नतीजों को दिखाने के लिए लेख कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े पेश करता है। ये अमेरिका और सोवियत संघ के मजदूरों के बीच की तुलना है। हाँ, और ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस दौर की हकीकत बयान करते हैं। तुलना इस बात पर है कि एक जैसी चीज खरीदने के लिए दोनों देशों के मजदूरों को औसतन कितना समय काम करना पड़ता था। ये सीधे सीधे दिखाता है कि किस व्यवस्था में आपकी मेहनत की क्या कीमत थी। अच्छा, अब जो आंकड़े आने वाले हैं वे सच में आंखें खोल देने वाले हैं। जब मैंने पहली बार ये तुलना देखी तो मैं हैरान रह गई। जैसे एक पाव रोटी खरीदने के लिए एक अमेरिकी मजदूर को सिर्फ 6 मिनट काम करना पड़ता था। सिर्फ 6 मिनट? जबकि सोवियत मजदूर को 36 मिनट। सोचिए, 6 गुना ज्यादा मेहनत सिर्फ एक रोटी के लिए। दिन भर में ये कितना बड़ा फर्क पैदा करता होगा। और ये तो बस शुरुआत है। जी, 1 पाउंड मक्खन के लिए अमेरिकी मजदूर 19 मिनट काम करता था, तो सोवियत मजदूर को 3.5 घंटे लगते थे। 3.5 घंटे? हाँ, ये लगभग 10 और 1 का अनुपात है। और चीनी के मामले में तो ये अनुपात 18 गुना तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। अमेरिकी मजदूर के लिए 3 मिनट का काम और सोवियत मजदूर के लिए लगभग 1 घंटे, मतलब 54 मिनट का काम। ये तो अविश्वसनीय है। पुरुषों के जूते, सूट, साबुन, लेख कहता है कि लगभग हर उपभोक्ता वस्तु में ये 10 और 1 का अनुपात दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि वोडका के मामले में ये अनुपात सिर्फ 5 और 1 का था। शायद ये बताता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या थी। शायद। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा जो लेख करता है वो भारत के संदर्भ में है। हाँ, वो क्या है? लेख का दावा है कि उस दौर में तथाकथित पूंजीवादी भारत में एक मजदूर जूते या कपड़े जैसी चीजें खरीदने के मामले में समाजवादी रूस के एक मजदूर से बेहतर स्थिति में था। अच्छा? जी, क्योंकि उसे उन चीजों को खरीदने के लिए उतने घंटे काम नहीं करना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ा बयान है जो उस समय की प्रचलित धारणाओं को चुनौती देता है। तो ये सिर्फ 2 देशों की तुलना नहीं है, ये एक पूरी विचारधारा के व्यवहारिक परिणामों का विश्लेषण है। और लेख सिर्फ समस्या नहीं बताता बल्कि एक वैश्विक रुझान की ओर भी इशारा करता है। बिल्कुल। लेख में लिबरल इंटरनेशनल के घोषणा पत्र का जिक्र है, जिसके आर्थिक सिद्धांत बहुत साफ हैं। जैसे हर व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने और अपना उद्यम शुरू करने का अधिकार होना चाहिए। उपभोक्ताओं की पसंद का सम्मान होना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी। वो क्या है? कि जब आप लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता छीनते हैं तो धीरे धीरे उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है। यानी ये दोनों स्वतंत्रताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, एक के बिना दूसरी अधूरी है। घोषणा पत्र में एक और संतुलित बात कही गई है। वो न सिर्फ सरकारी एकाधिकार का बल्कि निजी एकाधिकार का भी विरोध करते हैं। हाँ, ये एक अहम बिंदु है।
उनका मानना है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। राज्य का स्वामित्व सिर्फ उन जगहों पर ठीक है जहां निजी कंपनी काम नहीं कर सकती या जहां प्रतिस्पर्धा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे शायद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ मामले। हाँ, कह सकते हैं। ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है, ना कि किसी कट्टर विचारधारा का। और इस दृष्टिकोण की सफलता के प्रमाण के तौर पर लेख कई देशों के उदाहरण देता है। जी, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने अपने लोगों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा जीवन स्तर हासिल किया। ब्रिटेन, स्कैंडिनावियाई देश, पश्चिम जर्मनी का खासतौर पर उल्लेख है, जिसे जर्मन चमत्कार कहा गया, जहां डॉक्टर एरहार्ड की नीतियों ने युद्ध में तबाह हो चुके देश को फिर से खड़ा कर दिया। और एशिया से भी कोई उदाहरण है? हाँ, एशिया में जापान, जो कुछ ही दशकों में अपना जीवन स्तर यूरोप के बराबर ले आया। लेख का तर्क है कि ये सब उदारवादी आर्थिक नीतियों का ही नतीजा था। और लेख ये भी कहता है कि ये बदलाव सिर्फ पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं था। समाजवादी खेमे के अंदर भी बदलाव की आहट सुनाई दे रही थी। बिल्कुल। लेख के अनुसार पोलैंड, हंगरी और यहाँ तक कि खुद सोवियत संघ में भी लोग सामूहिकता से दूर जा रहे थे। मतलब जितनी तेजी से एक तानाशाही व्यवस्था में संभव हो सकता था, उतनी तेजी से। प्रोफेसर लीवरमैन जैसे अर्थशास्त्रियों का उदाहरण दिया गया है, जो खुद को समाजवादी कहते थे, लेकिन ये भी मान रहे थे कि पुरानी व्यवस्थाएं काम नहीं कर रही हैं। अच्छा। और उनमें बाजार के कुछ तत्व जैसे मुनाफा शामिल करने की जरूरत है, ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। तो एक तरह से ये इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि केंद्रीय योजना वाला मॉडल विफल हो रहा है। जी बिल्कुल। इसी संदर्भ में एक अमेरिकी प्रोफेसर का एक बहुत ही मजेदार और गहरा मुहावरा लेख में दिया गया है। हमारे समय में सभी इज्म अब वॉज़म बन गए हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है। इसका मतलब क्या हुआ? इज्म मतलब वाद, जो अभी है, वॉज़म मतलब जो था। यानी सारी बड़ी बड़ी विचारधाराएं, चाहे वो साम्यवाद हो, समाजवाद हो या कोई और वाद, वे अब पुरानी पड़ चुकी हैं। वे अतीत का हिस्सा बन गई हैं। यह हमें लेबलों और नारों से आगे जाकर यह देखने के लिए प्रेरित करता है कि असल में जमीन पर क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो लेख का केंद्र तर्क ये है कि उदारवादी तरीका यानी आर्थिक स्वतंत्रता, बाजार व्यवस्था और सीमित सरकार का रास्ता सामाजिक न्याय, समानता और समृद्धि की मंजिल तक समाजवादी तरीकों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से और प्रभावी ढंग से ले जाता है। हाँ, ये आर्थिक लोकतंत्र का एक मार्ग है, जहाँ फैसले कुछ लोगों के हाथों में सिमटने के बजाय बाजार के जरिए लाखों करोड़ों उपभोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। और अंत में हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, कार्लोस रोमुलो की कहानी। जब उनसे पूछा गया कि वो वायम जा रहे हैं या दक्षिण, तो उन्होंने कहा, मैं आगे जा रहा हूँ। शायद यही इस पूरी बहस का सार है, किसी विचारधारा के खांचे में बंधने के बजाय प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। ये लेख वाकई अपने समय के दृष्टिकोण से बाजार संचालित अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में एक बहुत मजबूत तर्क रखता है, और ये श्रोताओं के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आज के भारत और दुनिया को समझना चाहते हैं। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है, आज 21वीं सदी में जब हम डिजिटल एकाधिकार, मतलब कुछ बड़ी टेक कंपनियों के दबदबे, जलवायु परिवर्तन और आय की बढ़ती असमानता जैसी बिल्कुल नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब ये शास्त्रीय उदारवादी आर्थिक सिद्धांत कितने प्रासंगिक रह जाते हैं? क्या न्यूनतम सरकार का विचार आज भी उतना ही कारगर है, या इन नई समस्याओं से निपटने के लिए सरकार की एक नई और ज्यादा सक्रिय भूमिका की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। एक बेहतरीन सवाल जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ जाते हैं। इस तरह की और भी गहरी और महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इस विषय पर आपके कोई विचार या प्रश्न है, तो उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम उन पर गौर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।